नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 4 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। अब हम बात करेंगे 5वीं ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। अगली हमारी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पर ही चारों कोनों पर 4 अंडाकार संरचनाओं के रूप में पाई जाती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि में ही धसी हुई अवस्था में होती है। चूंकि थायराइड गले में होती है, इसलिए इसकी भी लोकेशन कहाँ होगी, गले में ही होती है। इसके द्वारा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, पैराथार्मोन। हार्मोन का क्या नाम है? पैराथार्मोन हार्मोन। ये पैराथार्मोन हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। अगर इसकी कमी हो जाए, अल्पता हो जाए, तो इसकी कमी से क्या होगा? रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। रक्त में कैल्शियम की कमी, तो फिर किसकी अधिकता हो जाएगी? पोटेशियम की अधिकता। पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोटेशियम की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से पेशियों में ऐंठन और कंपन पैदा होने लगती है और इस रोग को टिटेनी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिटेनी रोग। तो अधिकता से क्या होगी? पेशियों में ऐंठन व कंपन, और इस रोग को क्या कहते हैं? टिटेनी रोग। तो पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग। अगर अधिकता हो जाएगी, इसका मतलब रक्त में कैल्शियम की अधिकता। अगर रक्त में कैल्शियम की अधिकता है तो वो अधिकता कहां से आएगी? अस्थियों में जो कैल्शियम जमी हुई है वो घुलने लग जाती है। अस्थियों में जो, हड्डियों में जो कैल्शियम जमी हुई है वो घुलने लग जाती है, तो हड्डियों में बारीक बारीक छेद से हो जाते हैं और ऐसे रोग को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो शब्द विज्ञान में हड्डियों के लिए आता है। अस्थियों से संबंधित जहां भी चर्चा होगी वहां ओस्टियो शब्द आएगा। पोर मानी होता है छिद्र, तो अस्थियों में छिद्र हो जाए ऐसा रोग क्या कहलाएगा? ओस्टियोपोरोसिस। किसकी कमी से होता है ये? पैराथार्मोन की अधिकता से। कमी से नहीं, अधिकता से होता है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, यह ग्रंथि हृदय के पास स्थित होती है। कहां होती है? वक्ष में हृदय के पास स्थित होती है। ठीक, और इसके हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन।
यह हार्मोन बचपन में क्रियाशील होता है, छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में क्रियाशील होता है। नवजात शिशु में ये लिम्फोसाइट्स की अधिकता यानी कि लिम्फोसाइट्स के निर्माण में सहयोग करता है, जिससे, और वो लिम्फोसाइट क्या करती हैं, शरीर की रोगों से सुरक्षा करती हैं। तो नवजात शिशु में ये जीवाणुओं के संक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। जो जो बड़ा होता जाता है बच्चा, उसमें ये कार्य करना कम कर देता है। अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ये दो वृक्क होते हैं। यहां पर उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा था कि एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ दो वृक्क होते हैं, दो किडनी होती हैं। किडनी के ऊपर होते हैं, किडनी के ऊपर, ये किडनी सेम के आकार की किडनी है, इसके ऊपर टोपी के रूप में स्थित होते हैं। ये कौन सी है, वृक्क के ऊपर है, इसलिए नाम हो गया अधिवृक्क ग्रंथि, और अंग्रेजी में कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इसमें दो भाग होते हैं। बाहर वाला भाग कहलाता है कोर्टेक्स, और अंदर वाला भाग कहलाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं वल्लकोट। और अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला या मध्यांश। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला या मध्यांश। इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन, दो हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक का नाम है एड्रिनलिन, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन। इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन। दूसरी ग्रंथि, दूसरा हार्मोन नोर एड्रिनलिन, नोर और लगा दो इसके साथ, एड्रिनलिन हार्मोन, या इसको नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। 80% मात्रा में ये हार्मोन बनता है, 20% मात्रा में ये हार्मोन बनता है। दोनों हार्मोन मिलकर काम सेम ही करते हैं। क्या, हमारे शरीर को संकटकालीन परिस्थितियों में तैयार होने के लिए, मतलब संकटकालीन परिस्थितियों के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कौन, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। संकटकालीन परिस्थिति, जैसे मुझे अचानक से सामने से शेर दिखाई दे गया, ये मेरे लिए संकटकालीन परिस्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कुछ नहीं है, अभी मैं रिलैक्स स्थिति में हूं, उस समय शरीर में क्या हो रहा है, अपनी स्थिति, अपनी दर से दिमाग काम कर रहा है, अपनी दर से मांसपेशियां काम कर रही हैं, अपनी दर से पाचन तंत्र काम कर रहा है। यानी कि रक्त का जो प्रवाह है शरीर में, वो पाचन तंत्र की तरफ भी है, मस्तिष्क की तरफ भी है, त्वचा की तरफ भी है, मांसपेशियों की तरफ भी है, थोड़ा थोड़ा सब तरफ है। लेकिन जैसे ही संकटकालीन परिस्थिति आएगी, सामने शेर आ गया, तो ऐसी स्थिति में अब मुझे पाचन की ज्यादा जरूरत नहीं है,
यानी कि पाचन जो हमारी आहार नाल है उसको ऊर्जा की अभी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत पहले किसको है? मस्तिष्क को। मस्तिष्क सोचेगा कि अब क्या किया जाए, पास में कोई पेड़ है उस पर चढ़ जाऊं या भाग जाऊं या किसी के पीछे छुप जाऊं, क्या करूं। दूसरा, मांसपेशियों को, मांसपेशियों को, ताकि वहां से सरपट भाग जाऊं अगर भागने की परिस्थिति है तो ये हार्मोन, और ये करता क्या है, ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में जो रक्त का प्रवाह है उसको बदल देता है। त्वचा, आहार नाल, इस तरह के जो अंग हैं उनकी तरफ की जो धमनियां हैं उनको सिकोड़ देता है, तो उधर रक्त का प्रवाह कम होगा और मस्तिष्क की तरफ, श्वास, फेफड़ों की तरफ, मांसपेशियों की तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है, जिससे हम संकटकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाते हैं। इस हार्मोन को 3F, फियर, फाइट, फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फियर माने डरना, डर किसके कारण लगता है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। फाइट, लड़ते समय हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ जाती है? इस एड्रेनलिन हार्मोन की क्रिया प्रणाली के कारण से ही। फ्लाइट, डर जब होता है उस समय हम सामान्य स्थिति से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, उसेन बोल्ट को फेल कर दें। अगर पीछे शेर लगा हुआ है या पीछे कुत्ता लगा हुआ है तो क्या दौड़ेंगे? बिल्कुल सरपट दौड़ेंगे। क्यों? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण से। तो इसको डरो, लड़ो, भागो हार्मोन या फियर, फाइट, फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन हमें, हमारे शरीर को तैयार करता है लड़ने के लिए? डर किसके कारण से लगता है? संकटकालीन परिस्थिति में हम अधिक तेजी से क्यों दौड़ सकते हैं? सबका कारण एक ही है, एड्रेनलिन हार्मोन के कारण से। अगली ग्रंथि है 8वीं ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इसका अधिकांश भाग बहिःस्त्रावी की तरह कार्य करता है और अग्नाशयी रस का स्त्रावण करता है, जिसे छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में छोड़ दिया जाता है। अग्नाशय रस को कहाँ छोड़ दिया जाता है? ग्रहणी वाले भाग में, और वहां वो पाचन का कार्य करती है। लेकिन इस अग्नाशय ग्रंथि की में कुछ पुटिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं लैंगरहैंस की पुटिकाएं। लैंगरहैंस की पुटिकाएं। ये लैंगरहैंस की पुटिकाएं अंतःस्त्रावी की तरह कार्य करती हैं, शेष भाग बहिःस्त्रावी की तरह कार्य करता है। और ये लैंगरहैंस की पुटिकाएं किसकी तरह कार्य करती हैं? अंतःस्त्रावी की तरह कार्य करती हैं। इन लैंगरहैंस की पुटिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिकाएं होती हैं अल्फा कोशिका, ये ग्लूकागोन का निर्माण करती है, ग्लूकागोन का निर्माण करती। दूसरी कोशिका होती हैं बीटा कोशिका, बीकी ये थोड़ी लंबी कर देते हैं, बीटा बनता है, बीटा कोशिका। ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है।
देखो, ए पहले आता है, बी बाद में आता है, जी पहले आता है, आई बाद में आता है। इसलिए पहले के साथ पहला, बाद वाले के साथ बाद वाला, याद करने में कोई झंझट नहीं है। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन कार्य क्या करते हैं? ग्लूकोज शरीर में या रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। ग्लूकोज क्रियाशील है, ग्लाइकोजन अक्रियाशील है। जब हमें जरूरत पड़ेगी, शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदल लिया जाएगा। ग्लूकोज से ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर ली जाएगी। इसलिए इस ग्लूकोज को रक्त में ग्लूकोज रूप में नहीं रखते हैं, किस रूप में रखते हैं? ग्लाइकोजन। किस रूप में रखा जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में रखा जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, यानी कि ये रक्त में से ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। कौन? इंसुलिन। अब जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की, उस समय ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना लिया जाएगा? ग्लूकोज। ये कार्य कौन करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन। अग्नाशय ने की लैंगर पुटिकाओं ने दोनों हार्मोन बनाए थे। अल्फा कोशिकाओं ने ग्लूकागोन बनाया था, बीटा कोशिकाओं ने इंसुलिन बनाया था। इंसुलिन ने तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया, ग्लूकागोन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दिया, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करने का ठेका किसके पास? इंसुलिन के पास। रक्त में से इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। ग्लूकागोन क्या करेगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना या सामान्य बनाए रखने का टेंडर किसके पास है? अग्नाशय ग्रंथि के पास। ये दो हार्मोन बनाती है, एक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। अब अगर इसकी कमी हो जाती है, किसकी? इंसुलिन की, शरीर में कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। इसका मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहेगी, और रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। अभी आया था डायबिटीज इंसिपिडस। वो वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है, वो बहुल मूत्रता कहलाता है, ये मधुमेह कहलाता है, या सामान्य भाषा में बोले तो शुगर की बीमारी कहलाती है। शुगर की बीमारी किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। रक्त में आमतौर पर 100 ml रक्त में 0.1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। यदि अगर इंसुलिन की मात्रा कम है तो ये रक्त में 0.1 की बजाय 0.2 0.3 ग्राम हो जाता है, वो डायबिटीज है। इंसुलिन की अगर कमी होती है तो कृत्रिम रूप से इंसुलिन की गोलियां या इंजेक्शन लिए जाते हैं शुगर की बीमारी या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अगली हमारी ग्रंथि है
जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथि पुरुष में अलग होती हैं और स्त्री में अलग होती हैं। इस चित्र में दोनों एक साथ दिखाई गई हैं दूसरा चित्र बनाने से बचने के लिए। अगर ये स्त्री है तो इसमें ये वृषण नहीं होगा, केवल अंडाशय होगा। यदि ये पुरुष है तो इसमें अंडाशय नहीं होगा, वृषण ग्रंथि होगी। तो अब हम पढ़ते हैं नवा वृषण ग्रंथि। मनुष्य में या पुरुष में एक जोड़ी वृषण ग्रंथि होती हैं। एक जोड़ी वृषण ग्रंथि होती हैं जो शिश्न के पास अंडाकार आकृति की थैली में लटकी हुई होती हैं। इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस से बन गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका कार्य क्या है? लैंगिक अंगों में परिपक्वता लाता है, जैसे शुक्र वाहिका, शुक्रकोश, शिश्न, इनमें परिपक्वता लेकर आता है। यानी कि जो लैंगिक अंग हैं, लैंगिक अंगों में परिपक्वता, लैंगिक अंगों में परिपक्वता लाता है। दूसरा गौण लैंगिक लक्षण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही विकसित होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण कौन से हैं? जैसे पुरुष में दाढ़ी मूंछ का आना, बगलों में और जननांगों पर बालों का आना, कंधे चौड़े होना, कमर सकड़ी रहना, आवाज का भारी होना, शरीर पर घने बालों का आना, ये सारे लक्षण गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। गौण लैंगिक लक्षण का मतलब वे लक्षण जिन्हें देखकर हम पुरुष को पुरुष के रूप में पहचान सकते हैं, वो लक्षण गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। किसके प्रभाव से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से पैदा होते हैं ये। अगली ग्रंथि है जो महिलाओं में होती है, स्त्रियों में होती है, वो है अंडाशय ग्रंथि। स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ये किसमें होगा? स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय, स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय होता है जिसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला एस्ट्रोजन, ये स्त्रियों में लैंगिक लक्षणों और गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में लैंगिक और गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी
गौण लैंगिक लक्षण जैसे स्त्रियों में आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास होना, कमर का चौड़ा होना, ये स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण हैं, अर्थात वे लक्षण जिन्हें देखकर स्त्री को स्त्री के रूप में पहचाना जा सकता है, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। किसके कारण होते हैं वो? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा हार्मोन का क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण संबंधी जो परिस्थितियां होती हैं वो तैयार करता है, या गर्भधारण संबंधी जो लक्षण होते हैं उनका विकास करता है। जैसे गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाना, गर्भाशय की दीवार में जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है, उसका बढ़ जाना। यदि गर्भाधान हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी की बनी रह जाती है, और यदि गर्भाधान नहीं होता है तो जो गर्भाशय की मोटी दीवार बनी थी उसका खंडन हो जाता है, टूट जाती है, और वो रक्त के रूप में बाहर निकलती है, उसे मासिक धर्म कहा जाता है, और पुनः गर्भाधान की परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। तो ये कार्य हो गया प्रोजेस्टेरोन का। इस प्रकार हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आगे भी इसी प्रकार विज्ञान संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।